गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्टडी विद दीपक राजपूत सर यूट्यूब चैनल और ऐप पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक आपका रहेगा समीक्षा सिद्धांत से संबंधित रहेगा, जो कि नाटक हम समीक्षा सिद्धांत में करने वाले हैं। अच्छा, सभी स्टूडेंट एक बार इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जो पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरार कैडर या फिर किसी भी सेंटर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें देखिए नाटक विधा आपको देखने को मिलती ही मिलती है। और जब हम उसमें समीक्षा सिद्धांत को बीच में डाल देते हैं तो उससे देखिए इसका स्वरूप है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। परंतु देखिए जब परीक्षा के अंदर अकेला नाटक दे दिया गया है तो नाटक यानी कि संपूर्ण भाग उसका इसके अंदर समाहित कर दिया है। तो नाटक से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा है वो बन सकता है लेक्चरार कैडर में और मास्टर कैडर में। मास्टर कैडर में तो बनेगा ही बनेगा, लेक्चरार कैडर में भी ये आपको प्रश्न है ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए अच्छे से आप सभी ने ये क्लास को करना है, ठीक है, देखना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक आप अच्छे से इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना, तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर हमारे विषय को, जो कि समीक्षा सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है जी, समीक्षा सिद्धांत, इससे संबंधित ये आपकी क्लास चल रही है जिसमें हम नाटक विधा को करने वाले हैं। ठीक है जी, देखिए नाटक क्या है, एक गद्य की विधा है। किसकी है? गद्य की विधा आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर आप देखिए जो गद्य विधा है, सबसे पहले हम गद्य विधा का अर्थ समझते हैं। जो गद्य शब्द आपको देखने को मिलता है, ठीक है, गद्य जो शब्द है ये कौन सी धातु के मेल से बना है? तो ये गद्य धातु में, गद्य धातु में य यानी कि यत प्रत्यय के जुड़ने से गद्य जो शब्द है ये आपको देखने को मिलता है। अब याद रख लीजिएगा, आपको ना अगर प्रत्यय वाला प्रश्न आ जाए और वहां पर गद्य आपको दे दिया जाए, ये गद्य दे दिया जाए और फिर आपको पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय क्या आएगा, तो ये वाला जो यत आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आप सभी ने जोड़ देना है। ठीक है, या फिर य प्रत्यय के जुड़ने से ये बना है। ठीक है जी, नाटक नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो भारतीय आचार्यों ने काव्य वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है स्वाद अनुसार या फिर कह लें स्वास्वादन की माध्यमता से इंद्रियों को बनाया है, और इसी आधार पर काव्य के दो प्रमुख भेद भी इनके द्वारा स्वीकृत किए गए थे। कौन से दो भेद स्वीकृत किए गए? एक तो था श्रव्य काव्य, काव्य से संबंधित थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लो क्योंकि कहीं ना कहीं नाटक विधा भी इससे जुड़ी हुई है। और दूसरा है दृश्य काव्य। एक तो श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। ठीक है, ये काव्य के क्या हैं? काव्य के भेद आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, श्रवण इंद्रियों द्वारा सुनकर जब आनंद प्राप्त किया जा सकने वाला काव्य जो होता है वो श्रव्य काव्य की श्रेणी में आता है। यानी कि देखिए जो गीत गाकर बोलकर जो काव्य सुनाया जाता है वो या सुना जाता है वो किस श्रेणी में आता है? श्रव्य में। और जो देखा जा सकता है वो क्या है? दृश्य काव्य की श्रेणी में आ जाते हैं। अब जो दृश्य काव्य की जो श्रेणी है, यहां पर आपको क्या क्या चीजें आएंगी बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल मैंने आप सभी को पूरा डिटेल के अंदर बताया था। बताओ जल्दी से, दृश्य काव्य
क्या आपको आता है दृश्य काव्य के अंदर? दृश्य काव्य के जो हमारे भारतीय आचार्य शास्त्री हैं, इन्होंने क्या किया है, इसको दो भागों में विस्तृत किया है, एक रूपक और दूसरा है उपरूपक। ठीक है जी, ये दो भागों में विस्तृत किया। अच्छा, श्रव्य काव्य का मैंने डिटेल में बता दिया था पिछली क्लास में, आप कर लीजिएगा। दृश्य काव्य का भी डिटेल में बता दिया था। यहां पर थोड़ी सी एक भूमिका बनानी है, इसलिए मैं आप सभी को करवा रहा हूं। रूपक का एक भेद है, क्या है? नाटक। रूपक के टोटल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं? तो 10 भेद आपको इसके देखने को मिलते हैं। उपरूपक के कुल भेद कितने होते हैं? 18 आपको देखने को मिलते हैं। हमारे को यहां पर क्या है, नाटक का जो रूप है वो हमने पढ़ना है, वो किसके अंतर्गत आता है? रूपक के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न यहां पर बनेगा, हमारे को सिर्फ प्रश्नों से मतलब है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि नाटक किस काव्य के किस भेद के अंतर्गत आता है? काव्य के किस भेद में नाटक आता है? अब नाटक विधा जो काव्य दो भागों में बांटा गया है, कौन सा है? एक तो श्रव्य और एक है दृश्य। ठीक है जी, अब दृश्य भेद के अंतर्गत आपको नाटक देखने को मिलेगा। अब ये कैसे और पूछा जाएगा? दृश्य के अंदर भी आपको क्या है, दो भाग जो देखने को मिलते हैं, एक रूपक और उपरूपक। अब ये पूछा जाएगा कि ये काव्य के या फिर कह ले दृश्य काव्य के किस भाग के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है। तो आपने क्या लगाना है, रूपक का ये एक भेद है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाटक किसका भेद है, नोट कर लीजिएगा, नाटक किसका भेद है। ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से रूपक काव्य का कौन सा भेद नहीं है या फिर कौन सा भेद है। अभी सारे के सारे जो भेद है वो मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ आप सभी को करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, जो नाटक है, जो नाटक है ये मंच से संबंधित है। मंच क्या है? रंगमंच। अब कई स्टूडेंट को रंगमंच का ना पता हो तो आप देख लीजिएगा, एक रामलीला आपको देखने को मिलती है ना, रामलीला देखने को मिलती है ना, कई चौपालों में आपको देखने को मिल जाती है रामलीला। अब यही रामलीला का जो मंचन किया जाता है स्टेज पर, उसे ही क्या कहा जाता है? रंगमंच या फिर मंच। ये किससे किस किस स्वाद अनुभाव की भूति यहां पर अनुभूति होती है? तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा रंगमंच में? किसकी? रस की अनुभूति। तो हमेशा नाटक में किसी ना किसी रस की अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये जो नाटक होता है ये दृश्य प्रधान होते हैं। नाटक किस प्रकार का देखने को मिलेगा? दृश्य प्रधान मिलेगा। इसमें क्या है, जो नट है और नटियों का प्रयोग किया जाता है, कई जगहों पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पात्र योजना आपको देखने को मिलती है, वेशभूषा देखने को मिलती है, हाव भाव प्रदर्शन देखने को मिलता है, संवाद देखने को मिलते हैं। यही एक तरह से दृश्य काव्य के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। ये किसमें मिलता है? दृश्य काव्य के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए, आचार्य दंडी जी के द्वारा, कुछ आचार्य हैं उनके द्वारा महत्वपूर्ण ये जो आपको परिभाषा मिल जाती है, आचार्य दंडी जी के द्वारा, इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि आचार्य दंडी जी ने स्वचरित काव्यार्थ या काव्यार्थ रचना में गद्य की परिभाषा दी है।
क्या दी हैं, इन्होंने लिखा है अपाद पद संतानो गद्य, अर्थात छंद के नियमों से रहित पद रचना गद्य काव्य कहलाती है। ठीक है, छंदों या छंद के नियमों से रहित पद रचना गद्य कहलाती है। बस सिंपल सा ये याद रख लीजिएगा, इनके द्वारा क्या कहा गया कि छंदों के नियमों से रहित जो रचना है वो क्या कहलाती है, गद्य रचना कहलाती है। ठीक है। अच्छा, बाबू गुलाब राय जी, इनका प्रश्न जरूर पूछा है। बाबू गुलाब राय जी ने अपने ग्रंथ नाट्य विमर्श के अंदर लिखा है, इनकी रचना है नाट्य विमर्श नाम से। इन्होंने क्या है, नाटक का संबंध नट से है। इन्होंने क्या कहा है, नाटक का संबंध किससे है, नट से है। ठीक है। और इसमें अवस्थाओं की अनुकृति को नाट्य कहते हैं। इसी में नाट्य शब्द की अधिक सार्थकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको बन जाएगा, सीधा सीधा आपने याद रखना है। गुलाब राय के अनुसार क्या है, जो नाट्य विमर्श नाम की इनकी रचना थी उसके अंदर नाटक का संबंध इन्होंने नट से जोड़ा है। आपसे जब भी पूछा जाएगा ना नाटक का संबंध इनमें से किससे है, तो नट से लिख लीजिएगा। अवस्थाओं की अनुकृति को नाट्य कहते हैं और इसी में नाट्य शब्द की अधिक सार्थकता आपको देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण एक जो पॉइंट है आपको देखने को मिल जाता है नाटक से संबंधित। ठीक है, अब आ जाओ हमारे मेन पॉइंट पर। नाटक विधा देखिए, नाटक काव्य की वह विधा है जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से है। स्टार लगा लो। आपसे पूछा जाएगा कि नाटक विधा का संबंध किससे है। ठीक है, आपने नट अगर आपको दिया गया है या फिर आपको वहां पर क्या दिया गया है, रंगमंच और अभिनय, तो आप सभी ने ध्यान में रखना है। ज्यादातर जो आंसर के अंदर आपको जाएगा ना, ये रंगमंच और अभिनय आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद होते हैं। दृश्य अभिनय होता है और उसमें रूप का आरोप होने से उसे रूपक की संज्ञा दी जाती है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। धनंजय जी के अनुसार जो इनके द्वारा 10 रूपक रचना लिखी गई थी उसके अंदर भी इन्होंने अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नृत्य, ताल और लय के अर्थ से ही आप किसको, नाटक विधा को देख सकते हो। इसमें देखो, भरत मुनि के अनुसार ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस तत्व लेकर नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की। अच्छा, ये मास्टर कैडर में पूछा गया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, भरत मुनि। नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, पंचम वेद के नाम से जानते हैं। अच्छा बताओ, प्रश्न किस प्रकार का बना था। अच्छा, नाटक में एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा, नाटक में एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आपको अंग्रेजी में इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ड्रामा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रामा। इस प्रकार से आप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। आप सभी ने देखा होगा ना, घर के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप डांट देते हो, फटकार देते हो, कुछ भी ऐसा होता है ना, जैसे घर के अंदर नंदे होती हैं
या अगर सास ने कुछ कह दिया तो बहुएं भी उसी प्रकार का मुख बना लेती है, तो उनके मुख से निकलता है ये तो नाटक करती है। और आप भी क्या कहते हो, अगर नंद को आपने डांट दिया तो वहां पर भी आप ये वो उसने मुंह बना लिया, तो फिर आप क्या करोगे, वो ड्रामे करती है। समझ आ रही ना बात, वही ड्रामा क्या है, नाटक का रूप है। ठीक, नाटक कर दिए। क्लियर है, इतना समझ आ गया ना। एक और नोट कर लो, जो 10 रूपक के अंदर धनंजय जी ने नृत्य का अर्थ जो रखा है, या फिर कह ले नाटक का जो अर्थ बनाया है इन्होंने, कि नृत्य ताल और लय के अनुसार जो आपको रचना देखने को मिलती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से नाटक के तौर पर देखने को मिलती है। ठीक है, नृत्य को यहां पर इन्होंने नाट्य की संज्ञा दी है, जिसमें भाव पर रस पर आश्रित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर पॉइंट लिख लो, ये जो मैंने भाव और रस की बात की है, देखो जो नृत्य है, नृत्य जो होता है, नृत्य भाव पर आश्रित होता है, और जो नाट्य होता है ना, नाट्य ये रस पर आधारित होता है। देखिए, अग्नि पुराण में रूपक के कितने भेद माने गए हैं, 27 भेद माने गए हैं। और भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद माने गए हैं, 10 भेद माने गए हैं। 10 भेद में से कौन कौन से आपको ये भेद देखने को मिलते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, संबकार, बीथी, अंक और ईहामृग। यहां से मास्टर कैडर के अंदर प्रश्न बने हैं। ठीक है, अगर बने तो यस करके लिख दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। हाँ बिल्कुल, ड्रामा तो चलते ही है ना, जल्दी से बताओ, लिखो जल्दी से। अच्छा, अब इसके अंदर आप ध्यान दो, ट्रिक आप करो, अभी अभी याद हो जाएंगे ये सारे के सारे। जिसको याद नहीं होते ना, अभी 2 मिनट लगेंगे। नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डिम, व्यायोग, संवकार, विधि, अंक और ईहामृग, सारे अभी याद हो जाएंगे। देखो ट्रिक क्या है इसकी, याद रखनी है। नया प्रोफेसर भाव से पढ़ाएगा, तभी डिग्री वाले विद्यार्थी समझ पाएंगे और बीए के अंक ईमानदारी से प्राप्त करेंगे। बस ये आपको एक छोटी सी ट्रिक है, या फिर कह लें एक कहावत सी है, आपने एक वाक्य है, इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ इसको आपने पढ़ना है, और सारा का सारा आपका जो ये याद करने वाला भाग बनता है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 बार इसको पढ़ो, जल्दी से सभी पढ़ो, एक बार लिख भी लो और पढ़ भी लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम फिर इसमें, और इसमें बताऊंगा भी ये ट्रिक किसके लिए काम करेगी और कैसे काम करेगी। जल्दी जल्दी लिख लो। देखो, नया से, न से क्या है, ठीक है, न से देखो सबसे पहले क्या आया, नाटक, तो लिख लो यहां पर क्या आया, नाटक। प्रोफेसर से क्या आया, प्रोफेसर से देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, प्रकरण, क्या देखने को मिल रहा है, प्रकरण। ठीक है, अब भाव के अंदर जो भ आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या है, भान। ठीक है, क्या है, भान। प से प्रहसन। ठीक है, देखो यहां पर प से क्या है, प्रहसन। ठीक, डी से क्या आएगा, डिम, और वी से व्यायोग। ठीक है, वी से क्या आएगा, व्यायोग। स से संबकार, स से क्या आ जाएगा, संबकार आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यहां पर देखो व्यायोग संबकार। ठीक, उसके बाद यहां से ब से आपको क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, बीथी। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, बीथी देखने को मिलता है। अंक से अंक ही है। ठीक है, ईमानदार से यानी कि ई से आपको जो देखने को मिलता है, ईहामृग। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर आपको नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, डिम, व्यायोग, संवकार, विधि, अंक और ईहामृग। अगर ये फ्लुएंसी में आप बोलते हो एकदम लगातार, फिर तो आसानी से याद हो जाएंगे। नहीं तो आपको क्या है, ये भेद
की ट्रिक आपको देखने को मिलती है। नया प्रोफेसर भाव से पढ़ाएगा तभी डिग्री वाले विद्यार्थी समझ पाएंगे और बीए के अंक ईमानदारी से प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। नया प्रोफेसर भाव से पढ़ाएगा तभी डिग्री वाले विद्यार्थी समझ पाएंगे और बीए के अंक ईमानदारी से प्राप्त करेंगे। तो यहां से क्या है, नया से नाटक, प्रोफेसर से प्रकरण, भाव से भाण, पढ़ाएगा से प्रहसन, डिग्री से डिम, विद्यार्थी से व्यायोग और स से संबकार, बी से बीथी और अंक से अंक आ जाएगा। और उसके बाद देखिए आपको ईमानदारी से ईहा मिर्ग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। हाँ बिल्कुल, एकदम से आप पढ़ोगे फिर तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा समय तो लगेगा आपको, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा एक बार पढ़ने में। ठीक, अब देखो थोड़े से मैं ये रूप करवा देता हूं इनके, फिर उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। 5 करवाऊंगा क्योंकि धीरे धीरे क्लास को करेंगे हम, ये समझ नहीं आते। ठीक है, अब देखो यहां से हम कितने करेंगे, ये वाले। नया प्रोफेसर भाव से पढ़ाएगा। ठीक है, नया में न आया नाटक। नाटक क्या है, रूपक का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अभिनय का सर्वोत्कृष्ट रूप समाहित इसके अंदर होता है। कथानक इसमें पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। और इसके अंदर 5 से लेकर 10 अंक होते हैं। ये आप सभी ने नोट कर लेना है कि जो आपको नाटक देखने को मिलता है ना, इसमें अंक की अगर बात की जाएगी तो अंक इसमें 5 से 10 आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, अच्छा इसके अंदर और भी नोट कर लो, अभी मैंने करवाया नहीं आपको ना, इसके तत्व पूछे जाते हैं। तत्व आगे चलकर वो भी आएंगे। वैसे अगर पाश्चात्य की बात करेंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की बात करेंगे तो इनके द्वारा 6 माने गए हैं। और अगर भारतीयों की बात करेंगे तो इनके द्वारा 4 माने गए। ठीक है, कितने माने गए हैं, 4। कौन कौन से माने गए हैं, वस्तु, नेता, रस और अभिनय, ये 4 माने गए हैं। ठीक है जी, वस्तु, नेता, रस और अभिनय, ये 4 तत्व आपको देखने को मिलते हैं। बाकी देखो किताबों पर अगर जाए ना तो हमारे पंजाब बोर्ड की किताबें हैं या कोई सी भी किताबें, वहां पर आपको 6 तत्व ही देखने को मिलते हैं, वो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के अनुसार मिलते हैं। 4 आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलते। ठीक है ना, ज्यादातर आपको, और मास्टर कैडर के अंदर यही पूछा गया था कि नाटक के कितने तत्व माने जाते हैं, तो 4 तत्व माने जाते हैं। हो सकता है आपको क्या पूछ लिया जाए कि आपको ये पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के 6 तत्व पूछ लिए जाए। तो इसमें क्या है, कथा वस्तु या कथानक, संवाद या कथोपकथन, शैली, देश काल और उद्देश्य और पात्र, ये आपको 6 तत्व आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे चलकर मैं ये तत्वों को करवा दूंगा आपको। ठीक है, एक बार ये देखिएगा। अब इसके बाद देखो प्रकरण है। देखो प्रकरण है, इसकी कथा वस्तु कल्पनाश्रित होती है और इसकी कथा श्रृंगार प्रधान आपको देखने को मिलती। श्रृंगार की वर्तनी सुधार आप कर लीजिएगा। इसका नायक नायिका की तुलना में हीन आपको देखने को मिलेगा। नायिका इसमें कुल वधू, वेश्या या दोनों विशेषताओं से युक्त आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको तीसरा मिलता है भाण। महत्वपूर्ण है, 1 अंक का इसमें नाटक होता है। हास्य रस प्रधान रचना होती, धूर्तों का चरित्र इसमें मिलेगा। इसका नायक कोई निपुण पंडित या अन्य चतुर व्यक्ति होता है। इसमें नट आकाश की ओर देखकर आप ही आप सारी कहानी उक्ति प्रत्युक्ति के रूप में कहता जाता है, मानो वह किसी से बात कर रहा हो और वह बीच बीच में हंसता जाता है और क्रोधित होता भी जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपको बाण का पूछा जाएगा, बाण के अंदर ना आपको ये धूर्तों के चरित्र वाला ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी आपको इसके अंदर और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना है जिसमें धूर्तों के चरित्र का वर्णन होता है, वहां पर आपका उत्तर चला जाएगा भाण के अंदर आपको धूर्तों का
चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है। और एक ये देख लीजिएगा, यहां पर जो नट होता है आकाश की तरफ देखकर सारी कहानी का वर्णन करता है, बीच बीच में से हंसता भी है और गुस्सा भी हो जाता है। उसके बाद देखो प्रहसन। प्रहसन क्या है? एक हास्य प्रदान। और ये ना मास्टर कैडर में यहां से प्रश्न बना था प्रहसन का। हास्य प्रधान नाट्य प्रसंग होता है, इसमें 1 या 2 अंक आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद देखो डिम है, इसमें माया या इंद्रजाल से संबंधित आपको रचना मिलेगी या कथा मिलेगी। रौद्र रस का परिपाक इसके अंदर होता है, लगभग 4 अंक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब डिम का कैसे पूछा जाएगा कि इनमें से जो रूपक का, इनमें से ऐसा कौन सा भेद है जिसके अंदर माया या फिर इंद्रजाल से संबंधित आपको कथा देखने को मिलती है। वहां पर जो उत्तर जाएगा आपका डिम चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डिम चला जाएगा। व्यायोग की बात करें, 1 ही अंक में इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु का निर्वहन किया जाता है, नायिकाओं की योजना प्राय इसमें नहीं होती। तो व्यायोग के अंदर नायिकाओं की योजना नहीं होती, कहने का भाव यह है कि इसके अंदर नायिका नहीं होती। ठीक है जी। अब इसमें ना थोड़ी और चीजें मैं अभी ऐड करूंगा, एक बार आप सिर्फ इसकी डिटेल पढ़ लो। स्तंभकार में, हाँ जी देखो, स्तंभकार के अंदर इसमें देव दैत्य संबंधी पौराणिक कथाएं आपको देखने को मिलती है। इसमें 3 अंक आपको देखने को मिलते हैं। बीथी में देखिए लगभग 2 पात्र होते हैं। नायक श्रृंगार प्रिय होता है और श्रृंगार रस प्रदान ये रचना होती है बीथी, और इसमें 1 अंक आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आ जो अंक है, इसका नायक गुणी आख्यान प्रसिद्ध होता है और करुण रस की प्रधानता आपको इसमें मिल जाएगी, और 1 अंक में ही ये रस का जो खेल है वो दिखाया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और इसमें 1 ही अंक में खेल दिखाया जाता है। ईहा मिर्ग है जो कि अंतिम है, इसमें 4 अंक होते हैं। कथा वस्तु मिश्रित आपको देखने को मिलती, कुछ ऐतिहासिक रहती है और कुछ कल्पित आपको ये देखने को मिलती है। ये आपने नोट कर लेना है। ईहा मिर्ग में क्या आपको देखने को मिलेगा? कथा वस्तु मिश्रित मिलेगी, ऐतिहासिक और कुछ कल्पित आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाओ इसके अंदर कुछ नाटक नोट कर लो आप। मैं कुछ इसमें से ना नाटक आपको लिखवा देता हूं, वो आप नोट कर लो। जैसे कि नाटक जो आपको एक भेद मिलता है, इसमें देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है चंद्रगुप्त, ठीक है, इसकी जो कथा वस्तु आपको देखने को मिलती है इतिहास से संबंधित मिलती है। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान में रखना है, जब भी मान लो कोई इतिहास पुराण ऐतिहासिक सामाजिक के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो इसके अंदर क्या होता है, नायक क्या श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है, अवतारी पुरुष होता है, राजा हो गया या फिर राजाश्री होता है, श्रृंगार वीर रस करुणा में से कोई एक आपको रस मिलेगा। इसमें नोट कर लीजिएगा, श्रृंगार वीर और करुण रस, इनमें से कोई एक रस आपको इस नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के जो नाटक है ना, ये सर्वगुण संपन्न नाटक देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जयशंकर प्रसाद जी का एक चंद्रगुप्त नाटक है, ठीक है, उसके अंदर ये सभी गुण देखने को मिलते हैं। और संस्कृत के अंदर, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आप सभी ने नोट करनी है कि जो नाटक के अंदर जो भी तत्व पाए जाते थे ना, वो संस्कृत में जितने भी नाटक लिखे गए उनके अंदर इसका निर्वहन किया गया। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये वीर रस और करुण, ठीक है, श्रृंगार वीर और करुण रस जो आपको देखने को मिलता है, ये संस्कृत के आचार्यों के द्वारा अच्छे ढंग से प्रयोग में लाया गया था, लेकिन आजकल थोड़ा अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला देखो प्रकरण, इसमें कल्पना आश्रित कथा आपको देखने को मिलेगी। नायक कोई मंत्री हो सकता है, ब्राह्मण, वैश्य धर्म का हो सकता है। ठीक है,
अर्थ और काम का साधक हो सकता है यहां पर, अर्थ और काम का साधक। काम का साधक कौन होता है? नायक होता है। ठीक है, प्रकरण के अंदर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिएगा। नायक इसमें क्या आता है? धीर प्रशांत। ठीक है, नायक क्या आता है? धीर प्रशांत, इसके अंदर नायक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नायिका कुलीन या फिर वैश्यावृत्ति वाली किसी भी प्रकार की नारी इसके अंदर हो सकती है। जैसे संस्कृत का एक नाटक आपको देखने को मिलता है, मालती माधव। ठीक है, ये जो संस्कृत का नाटक है ना, मालती माधव, ये इस श्रेणी का आपको देखने को मिलता है। अभी ये जो 4 प्रकार के नायक होते हैं ना, नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये कल मैं करवाऊंगा 4 प्रकार के नायक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद भाण देख लो। भाण एक अंक या एक पात्र वाला नाटक होता है। एक अंक नोट कर लो, एक अंक के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। आकाश भाषित, ये नोट कर लो, आकाश भाषित। इसके अंदर क्या मिलेगा? अभिनय देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अभिनय देखने को मिलेगा। ठीक है, और अकेले बोलने वाला चरित्र आपको देखने को मिलेगा। क्या है? अकेले बोलने वाला चरित्र चित्रण। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट ना काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, आकाश भाषित। और इसके अंदर देखिए दूत्र पात्र का चरित्र अंकन किया जाता, कथा कल्पित होती है। इसमें मुख तथा निर्वहन नामक 2 संधियां होती है। अब संधियां भी नोट कर लो, मुख एव निर्वहन। ठीक है, जितनी भी संधियां रहेंगी वो सारी की सारी मैं करवा दूंगा, एक बार जस्ट इनको देखिएगा आप। ठीक है जी, अब इस प्रकार का जो बाण आपको देखने को मिलता है, ये भारतेंदु हरीशचंद्र जी का एक नाटक है, हरीश चंद्र जी का। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। विषय विषमोषदम, नोट कर लो, विषय विषमोषदम। ठीक है जी, ये नाम की रचना है किसकी? भारतेंदु हरीशचंद्र जी की, और ये भाण की श्रेणी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद और आ जाओ। अगला है आपको प्रहसन देखने को मिलता है। प्रहसन के अंदर क्या है? हास्य प्रधान आपको रचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, एक अंक वाला नाटक इसमें देखने को मिलता है। एक अंक का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे 1 या 2 अंक लिखे हुए हैं, यहां पर 1 अंक ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। 1 अंक का नाटक इसके अंदर मिलेगा, वो भी हास्य रस प्रधान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। नायक इसके अंदर कोई पाखंडी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? पाखंडी मिलेगा, या फिर कोई पाखंडी किस्म का पुरोहित आप इसमें नोट कर लीजिएगा। पाखंडी किस्म का पुरोहित, या फिर कह ले सन्यासी या तपस्वी, यह आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है? एक कामुकतापूर्ण वेश में तपस्वी आपको देखने को मिलेगा। कामुकतापूर्ण वेश में तपस्वी आपको इस रचना में मिलेगा, प्रहसन में। और इसके अंदर देखिए आपको ना भारतेंदु हरीशचंद्र जी के नाटक देखने को मिलते हैं। अंधेर नगरी नाटक देखने को मिल जाता है। वैदिक हिंसा न भवती, ये नाटक भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें मुख और निर्वह संधि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखो डिम के अंदर, डिम जो आपको देखने को मिलता है, इसमें 4 अंकों की कथा होती है। अंक कितने आपको इसमें मिलेंगे? 4 अंक देखने को मिलेंगे।
ठीक है। और इसके अंदर जो नायक है ना, नायक काफी देखने को मिलते हैं, लगभग 16 तक आपको इनके नायक मिलेंगे। नायक क्या होगा, या तो कोई अवतारी व्यक्ति होगा, देवता होगा, या फिर दानव होगा। ठीक है, देवता, दानव या फिर अवतारी आपको ये डिम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अंगीरस इसके अंदर रौद्र देखने को मिलेगा। जादुई इंद्रजाल से संबंधित आपको ये मिलेगी। ठीक है जी। और संस्कृत का एक नाटक है त्रिपुरदाह, ठीक है, वो आपको इंद्रजाल से संबंधित मिलेगा। अब इसके बाद देखो व्यायोग है, ये भी महत्वपूर्ण आपको पूछा जा सकता है। इसकी जो कथा होती है ये इतिहास पुराण प्रसिद्ध होती है। व्यायोग में इतिहास पुराण, नोट कर लो, इतिहास पुराण संबंधी कथा होती है। केवल एक अंक में ही, एक ही दिन या कुछ समय की कथा वस्तु इसके अंदर प्रस्तुत होती है। अंक कितना होता है इसमें, एक, नोट कर लो। अंक कितना देखने को मिलता है, एक, या फिर कुछ समय के अंदर ही कथा वस्तु इसकी समाप्त हो जाती है या पूरी या प्रस्तुत कर दी जाती है। पुरुष पात्र आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वीरता प्रदर्शन के लिए युद्ध वर्णन भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। और कुछ एक संधियों का भी प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। अच्छा देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक आपको देखने को मिलता है धनंजय विजय नाम से, नोट कर लो। वो व्यायोग की श्रेणी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नोट कर लो। मैं यहां से साफ करके आपको लिख देता हूं, धनंजय विजय, नोट कर लो। ये धनंजय विजय नाम का जो नाटक है वो व्यायोग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्लियर है, ये नोट कर लीजिएगा। देखो ये आपके लिए ना कहीं पर भी किसी भी किताब के अंदर आपको ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली, बाद में आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए आप वो पढ़ लो। ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि धनंजय विजय आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस श्रेणी का आपको देखने को मिलता है, तो वहां पर आप क्या ही लगाओगे। जैसे प्रहसन का पूछ लिया था, अंधेर नगरी नाटक किस प्रकार का, आपने लगा दिया प्रहसन है। अब धनंजय विजय का पूछ लिया आपको, तो आप क्या लगाओगे, वहां पर तो हमारे को पता ही नहीं है ना। ठीक, तो ये कुछ एक जो नाटक आपको देखने को मिल रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से आपने इसको याद करना है। समकार देखिए महत्वपूर्ण है ये भी। देव दानव आपको इसके अंदर पात्र मिलेंगे। ठीक है, देव या फिर दानव आपको इसमें पात्र मिलेंगे। और नायकों की संख्या इसमें 12 देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी मिलती है, 12 नायकों की संख्या देखने को मिलती है। और डिम में मैंने कितनी बताई थी, यहां पर आ जाओ, डिम के अंदर, डिम में कितनी बताई थी, 16 है। ये नोट कर लो, डिम में 16 नायक आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम समकार की बात करते हैं तो इसमें 12 नायक देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये 12 के 12 जो नायक है ये सभी के सभी वीर है। संघर्षता व वीरता का तत्व आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो ये नाटक रहेगा ये 3 अंक का रहेगा, 3 अंक का। ठीक है, 3 अंक का आपको इसके अंदर नाटक ये देखने को मिलेगा। बीथी के अंदर आ जाओ, 1 अंक का ये आपको 1 अंक का एक भेद मिलेगा रूपक का ये। ठीक है, क्या है, बीथी। बीथी जो नाटक है ये श्रृंगार रस प्रदान होता है। किस प्रकार का, श्रृंगार रस प्रदान होता है। ठीक है, और पात्र केवल इसके अंदर कितने होते हैं, 2 पात्र होते हैं। पात्र कितने मिलेंगे आपको इसमें, केवल 2 पात्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, संस्कृत का एक नाटक है मालविका, ये इस श्रेणी का नाटक आता है, बीथी। इसके बाद आ जाओ, अंक की बात करते हैं। 1 अंक के अंदर इसके अंदर नाटक देखने को मिलेगा, करुण रस की प्रधानता आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है जी। और पात्र जो होते हैं मानवीय वृत्तियों वाले होते हैं। नारी पात्र 1 से अधिक आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नारी पात्र 1 से
एक से अधिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, एक से अधिक नारी पात्र मिलेंगे। पात्र और इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। अंक के अंदर नायक गुणी आख्यान प्रसिद्ध रहेगा, करुण रस की प्रधानता होगी। एक अंक के अंदर ये नाटक खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक, करुण रस की प्रधानता और एक अंक के अंदर खेल दिखा दिया जाता है, बस खत्म है। इहा मृग देखिए महत्वपूर्ण है, 4 अंक का ये नाटक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 3 संधियों का इसमें पालन होता है। नायक प्रतिनायक के संघर्ष का कारण कोई स्त्री होती है इसके अंदर। आपने देखा होगा ना, एक स्त्री के लिए 2 पुरुष आपस में लड़ते रहते हैं, वो वाला काम इसके अंदर है। देखिए इसमें क्या है, नायक और खलनायक। इससे एक मूवी भी मुझे याद आ गई खलनायक नाम की, उसके अंदर इसी प्रकार के जो पात्र दिखाए गए। खलनायक उसके अंदर कौन देखने को मिलता है, संजय दत्त मिलता है। नायक उसमें जैकी श्रॉफ मिलता है। और लड़की कौन सी होती है, माधुरी दीक्षित होती है। अब इस माधुरी दीक्षित के चक्कर में ये दोनों ही फंसे होते हैं, नायक और नायिका। जो खलनायक उसे प्रेम करने लग जाता है और नायक की ऑलरेडी वो प्रेमिका होती है। अब इन दोनों के मध्य क्या है, संघर्ष चलता है उसको पाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। समझ आ गई बात, इहा मृग के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, संघर्ष की आपको एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। युद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसमें एक और बात है, कई बार होता है ना कि भी आपसी सहमति हो जाती है ना, जिसमें आपने देखा ना वो एक मूवी होती है, अमरीश पुरी कहता जा जी ले अपनी जिंदगी, क्या नाम होता है उसका, लड़की का, है ना। तो इस प्रकार से भी होता है कि संघर्ष भी नहीं देखने को मिलता। कई बारी ऐसा भी होता है, ना तो मिलन ही होता है और ना ही किसी का वध होता है। ये भी होता है, लड़की कहीं और ही निकल जाती है, बाकी दोनों ये हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण आपके अंक, हाँ सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, वो वाला है ना। तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, इहा मृग के अंदर। ठीक है, कई बारी मिलन हो जाता है, संघर्ष नहीं होता। कई बारी ऐसा होता है कि भी वो दोनों के ही हाथ नहीं आते। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे और होप सो आप सभी ने इस जो टॉपिक को अच्छे से किया होगा। एक एक जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं वो आपने किए होंगे। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। कल और नाटक, क्योंकि नाटक क्या है, बहुत बड़ा है, जो उपरूपक है जो या फिर इसके भेद हैं और आपको संधियां देखने को मिलती हैं, प्रकार और देखने को मिलते हैं, वो बहुत सारे हैं मास्टर कैडर के अंदर और एग्जाम में उनसे संबंधित प्रश्न बने हुए हैं। अच्छा नोट्स बना रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छे। बाकी देखो इनसे संबंधित ना जब बुक आपकी आएगी तो उसके अंदर बहुत कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अच्छा आज व्याकरण की, आज मैंने काफी लंबी क्लासेस लगा ली हैं आपकी, तो आज व्याकरण की तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मुझे लग रहा था कि भी मैं 8:30 बजे एक और क्लास लगाऊंगा, तो ग्रुप के अंदर आपको मैं मेंशन कर दूंगा अगर 8:30 बजे क्लास लगेगी। नहीं तो फिर क्या है, कल जरूर लगेगी। अच्छा कल की क्लास में ही मैं जितने स्टूडेंट जो मास्टर कैडर का बैच लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आई है उनको हर एक चीज को लेकर कि सर इसका कोर्स का प्राइस क्या रहेगा और चीजें क्या रहेंगी, तो वो उसके बारे में मैं कल या फिर आज शाम को, कल मोस्ट प्रोबेबली होगा कि कल शाम को ही मैं उसकी जानकारी दे पाऊंगा। ठीक है, हर एक चीज, और एप्लीकेशन आपकी अपडेट कर दी जाएगी जितने भी स्टूडेंट है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट जितने भी हैं वो तो हैं ही हैं, न्यू स्टूडेंट जो भी आएंगे तो वो अपडेटेड एप्लीकेशन के जो कोर्स में है वो ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है जी, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाय बाय, सभी को अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।